बोलो, सेलेक्टिविटी। समझ लो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जैसे एक कैटलिस्ट अगर हम एक रिएक्शन में यूज करते हैं, नहीं तो जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, नहीं तो सेलेक्टिविटी में आप देख सकते हो, हम लोग आपको एग्जाम्पल भी दिए थे एक, जैसे H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पर H है। इसका रिएक्शन हम लोग 2s2 के साथ करते हैं, ध्यान रखना है। इसका रिएक्शन हम लोग 2s2 के साथ करते हैं अगर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। तो अगर प्लैटिनम के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यहां से प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता था। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, नहीं यानी यहां पर देखा जाए तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, इथाइन, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। इथाइन का रिएक्शन हाइड्रोजन से किए तो हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या बना, इथेन। अब कैटलिस्ट चेंज कर दो, रिएक्टेंट वही है, आपका रिएक्टेंट वही है, आप यहां से क्या किए, कैटलिस्ट चेंज कर दिए। कैटलिस्ट जो पे आप ले लिए PdBSO4, ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट भी चेंज कर जाएगा। अब यहां से जो प्रोडक्ट बना वो इथीन बना, ध्यान रखना है। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लो, CO+H2, तो CO+H2 अगर आप लेते हो और अगर आप कॉपर लेते हो कैटलिस्ट में, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है फॉर्मल्डिहाइड। सेम यही रिएक्शन आप लेते हो, कॉपर प्लस H2 लेते हो और यहां पर कैटलिस्ट के रूप में आप निकल अगर यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट CH4 मीथेन बन लगता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हम लोगों को दिखा रहा है कि अगर रिएक्टेंट वही है, CO+H2 रिएक्टेंट वही है, लेकिन हुआ क्या, कैटलिस्ट आप चेंज कर दोगे, नहीं तो अगर कैटलिस्ट चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्ट का नेचर भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, नहीं ये जो प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, इस प्रॉपर्टी को सेलेक्टिव नेचर ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। यानी एक ही रिएक्शन में अगर अलग अलग कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो उस रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं यानी कैटलिस्ट अपने अनुसार रिएक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो अपने अनुसार रिएक्शन को सेलेक्ट करके अपने अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं। नहीं तो इस नेचर को कैटलिस्ट की सेलेक्टिव नेचर कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। अलग अलग रिएक्शन में, सॉरी सेम रिएक्शन में, ये रिएक्शन क्या है, सेम है, सेम रिएक्शन में अगर हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। कैटलिस्ट के इस प्रॉपर्टी को सेलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। बोलो दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। चलो एक दूसरे टाइप का कैटलिस्ट हम लोग को यहां से पढ़ाया जा रहा है, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। समझने की कोशिश करो। अगला आपका इसमें कैटलिस्ट दिया गया है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, नहीं समझना है। तो देख रहे हो लिखा हुआ है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, नाम से ही इसका कुछ डेफिनेशन निकलता है।
वैसे कैटलिस्ट जिनके सरफेस पर कुछ खास स्ट्रक्चर बने रहते हैं, वैसे कैटलिस्ट जिनके सरफेस पर कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर बने रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे कैटलिस्ट सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, वैसे कैटलिस्ट जिनके सरफेस पर कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर, कुछ खास तरह की छिद्र प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ध्यान रखना है। तो लिखा भी रहता है कि दोज कैटलिस्ट विच आर पोरस, पोरस का मतलब होता है वैसे कैटलिस्ट जिन पे छिद्र प्रेजेंट हो, पोरस का मतलब छिद्रयुक्त सबस्टांस। ध्यान रखना है। तो दोज कैटलिस्ट विच आर पोरस इन नेचर एंड हुज कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स। ध्यान रखना है, इनका जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वह उनके पोर्स के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। यानी उनमें जो छेद बना हुआ है उन छेद के स्ट्रक्चर पर ही इनका कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड करता है। नहीं, यानी छेद उनके जो उन पर जो होल्स बने हुए हैं, जो छिद्र बने हुए हैं, उन्हीं छिद्र पर उनका कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड करता है। तो समझ में ऐसा आता, अच्छा इसका मतलब ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो रिएक्टेंट को इन होल्स में, इन छिद्रों में आकर्षित करते हैं और इन छिद्रों में फंसाकर नहीं अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी तब दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे आप डी ब्लॉक के लिए क्या बोलते थे? फ्री वैलेंसी बोल रहे थे। नहीं, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास फ्री वैलेंसी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और वो उन ऑर्बिटल्स में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये एक अलग तरह के कैटलिस्ट हुए। इनके सरफेस पर फ्री वैलेंसी नहीं है, छिद्र प्रेजेंट है, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है। उन छेदों में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करते हैं और एडजॉर्ब करके तब अपनी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यानी तब उनको एडजॉर्ब करके तब रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करवा के रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो वैसे कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बात समझ में आ रहा है? तो वही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे अगर हम, तो लिखा हुआ है कि दोज कैटलिस्ट विच आर पोरस। तो जब भी पोरस कहे तो पोरस का मतलब क्या समझेंगे? छिद्रयुक्त। अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? छिद्रयुक्त। ये ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो पोरस होते हैं यानी छिद्रयुक्त होते हैं। एंड हुज कैटालाइटिक एक्टिविटी, तो कैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब इनके काम करने की तरीका, इनके काम करने का तरीका, कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स। नहीं, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स है इन पर ही इनके कार्य करने की क्षमता डिपेंड करती है। इनके कार्य करने का तरीका इसी पोर्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ये पोर्स कहां प्रेजेंट रहते हैं? उनके सरफेस पर। ध्यान रखना है। आर कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सही बात है भाई। ये सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो हैं इनके सरफेस पर पोर्स बने होते हैं। इन पोर्स का खास स्ट्रक्चर होता है, तो निश्चित रूप से ये उन्हीं रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करेंगे जिन रिएक्टेंट का साइज इन पोर्स के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैटलिस्ट हैं ये उन्हीं रिएक्टेंट को अपने सरफेस की ओर अट्रैक्ट करेंगे जिन रिएक्टेंट का साइज इनके पोर्स के साइज के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। नहीं, यानी ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जबकि आप समझने की कोशिश करो, जिनके पास फ्री वैलेंसी होती है, जिन कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी होती है, पोर्स नहीं होते हैं, वो साइज देखकर रिएक्टेंट को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, वो किसी भी साइज के रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बस समझ में आ रहा है? वो किसी भी साइज के रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन से कैटलिस्ट? जिनके पास फ्री वैलेंसी होती है। जिनके पास क्या होती है? फ्री वैलेंसी। नहीं, क्योंकि उनका पोर्स नहीं है, उनके पास जगह खाली है, नहीं सरफेस खाली है, तो कोई पतला रिएक्टेंट है, मोटा रिएक्टेंट है, कोई भी आ सकता है। नहीं, लेकिन इनके पास जो है जो कुर्सी बना के रखे हैं उस कुर्सी का साइज बड़ा लिमिटेड रखे हैं। नहीं कि नहीं भाई इतने पतला आदमी आएगा तो वह इस पे बैठेगा, इससे मोटा आदमी आएगा तो इस पे नहीं बैठेगा। बस मेरा, जबकि बाकी जगह क्या है? एक ऐसा कुर्सी है जिसपे कोई बैठ सकता है। नहीं होता है ना जी, इसमें दिक्कत है नहीं। तो इनके पोर्स स्ट्रक्चर यही इन कैटलिस्ट को
कुछ अलग बनाते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये शेप देख देख कर अट्रैक्ट करते हैं, बात समझ में आ रहा है, जबकि बाकी कैटलिस्ट शेप नहीं देखते हैं। अच्छा रिएक्शन कराना है, आ जाओ, मेरे पास जगह है, काफी जगह है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, अगर मोटा रिएक्टेंट आ गया, बड़ा रिएक्टेंट आ गया तो क्या करेंगे, कम रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसके पास है कि नहीं, अगर उसके पोर के स्ट्रक्चर से टॉनिको बड़ा आ गया तो नहीं नहीं आपका हम काम नहीं करेंगे, आप हटिए यहां से, साइड होइए, उनको वो साइड कर देंगे, उनको एब्जॉर्ब करने की वो बात ही नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग देखें, अगर ये देखिए एक मोबाइल से हम फोटो खींच के ऐसे इसमें डाल दिए हैं, नहीं, एग्जाम्पल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं उनका एग्जाम्पल है जियोलाइट। नहीं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, जियोलाइट। ये जियोलाइट का थोड़ा सा बड़ा करके फिगर बनाया गया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये सब पोर्स बने हुए हैं। नहीं, तो ये सब जो पोर्स बने हुए हैं इन सबका साइज सेम नहीं है, कोई पोर बड़ा है, कोई पोर छोटा है, कोई और छोटा है, कोई बहुत छोटा है, नहीं, तो बड़े छोटे से पोर्स होते हैं। नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर सके। नहीं, जैसे अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी तो दोनों को अट्रैक्ट करना चाहिए। नहीं, खाली ए को अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन ए और बी के बीच में करवाना है तो हमें वैसा कैटलिस्ट होना चाहिए जो ए को भी अट्रैक्ट कर सके और बी को भी अट्रैक्ट कर सके। नहीं, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर इनके पोर्स का साइज, सबका साइज अगर सेम हो जाता, नहीं, तब तो सिर्फ ये एक टाइप के रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करता। नहीं, लेकिन यहां पर इसके पोर्स का साइज क्या है, अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग साइज वाले रिएक्टेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ध्यान रखना है। यानी इसके पोर्स का साइज जो है वो एक रेंज में रहता है। क्या रहता है, एक रेंज में, तो वो रेंज हम लोग को इसमें बताया जाएगा, देखेंगे हम लोग। चलो, तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या है, जियोलाइट, ध्यान रखना है। अब जो जियोलाइट है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, जियोलाइट जो है ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। इसका मतलब क्या होता है, बॉइलिंग स्टोन, नहीं, उबलता हुआ पत्थर। क्या बोलते हैं इसको, उबलता हुआ पत्थर। क्यों बोलते हैं, ये एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं और इस होल में पानी प्रेजेंट रहता है। इस होल में क्या प्रेजेंट रहता है, पानी प्रेजेंट रहता है, इनके होल्स में पानी प्रेजेंट रहते हैं। तो हमको जब जियोलाइट को यूज करना होता है, तो हम लोग करते क्या है कि उस पत्थर को गर्म करते हैं। पत्थर को जब गर्म करेंगे तो पानी उसमें से निकल जाएगा, जब पानी उसमें से निकलेगा तो उसके पोर्स खाली हो जाएंगे, जब उसके पोर्स खाली होंगे तभी तो हम नए रिएक्टेंट को डाल पाएंगे ना भाई। नए रिएक्टेंट को डालेंगे तब वो अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इनके जो पोर्स बने होते हैं, इन पोर्स में पानी भरे रहते हैं। नहीं, तो जब इनको गर्म किया जाता है तो वो पानी खौलने लगता है। नहीं, वो पानी जो है वो खौलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये उबलता हुआ पत्थर है, इसको जब हम लोग तैयार कर रहे हैं तो ये गुस्सा कर रहा है। नहीं, ये इसका पानी जो है सब क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, तो जस्ट ऐसे ही नाम रखा गया। तो जियोलाइट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या रखा गया, बॉइलिंग स्टोन, ध्यान रखना है। इट हैज बीन सो नेम्ड, लिखा हुआ है कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, तो लिख रहा है इट हैज बीन सो नेम्ड बिकॉज वाटर ट्रैप्ड इन द पोर्स, वाटर ट्रैप्ड इन द पोर्स, उनके पोर्स में वाटर प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना है। बॉइल्ड ऑफ, ये क्या करते हैं, खौलने लगते हैं। व्हेन जियोलाइट स्टोन इज हीटेड, जब जियोलाइट स्टोन को हीट किया जाता है तो इनके पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं वो खौलने लगते हैं, इसीलिए इसी आधार पर उसका नाम रख दिया गया बॉइलिंग स्टोन। दिक्कत है? तो हम लोग को समझ में आया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। नहीं, तो समझ में आ रहा है कि अच्छा एक ऐसा कैटलिस्ट, नहीं, जो पोरस होते हैं, नहीं, और जिनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी उनके पोर्स स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, यही कैटलिस्ट हम लोग क्या कहलाते हैं भाई, तो यही कैटलिस्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। समझ में आया? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या समझ में आया, जियोलाइट। नहीं, जियोलाइट का फिगर हम लोग को दिखाई दे रहा है। जियोलाइट के सरफेस पर डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के पोर्स बने हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है। इनको क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग स्टोन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जियोलाइट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को यहां पर दिया हुआ है। जियोलाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है M x/n AlO2 का होल x
SiO2 का होल Y और ZH2O ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहां पर जो N लिखा हुआ है वो कि N क्या है, तो N है चार्ज ऑन मेटल केटायन। N क्या है, चार्ज ऑन मेटल केटायन, या इसको आप बोल सकते हो कि N जो है वो मेटल की वैलेंसी है। N क्या है, मेटल की वैलेंसी है, ठीक है। चलो अब यहां जो M लिखा गया है मेटल, इसके जगह पे कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, तो इस M के जगह पर आपका सोडियम हो सकता है, पोटासियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है, ध्यान रखना है। इससे M के जगह पर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम ये लोग हो सकते हैं, वही लिखा हुआ है। यहां पर जो Z है वो क्या है भाई, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, नहीं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑफ हाइड्रेशन विच इज हाईली वेरिएबल, यानी कि यहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका मतलब क्या है, जैसे जियोलाइट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके पोर्स में पानी प्रेजेंट रहते हैं, इनके पोर्स में पानी प्रेजेंट रहते हैं, तो इनके पोर्स में जो पानी प्रेजेंट रहते हैं उनकी संख्या को ये रिप्रेजेंट करता है ZH2O। नहीं तो ये अलग अलग जियोलाइट्स में ये पानी की जो संख्या है, पानी की जो संख्या है ये क्या होगी, अलग अलग होगी, ध्यान रखना है। उसीलिए बोल रहा है नहीं कि विच इज हाईली वेरिएबल, बात समझ में आ रहा है, ठीक। चलो जियोलाइट्स को बोल रहा है कि एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, AlO2 एल्यूमिनो, SiO2 सिलिकेट्स। नहीं तो कोई बोलता है कि जियोलाइट्स क्या हैं, नहीं तो ये एल्यूमिनो और सिलिकेट को मिलाकर बनाए गए एक सॉलिड सबस्टांस हैं, एल्यूमिनो और सिलिकेट्स को मिलाकर बनाए गए एक सॉलिड सबस्टांस हैं, नहीं जो कि पोरस नेचर के होते हैं। इतना में दिक्कत है, ठीक है। तो जियोलाइट्स का कोई फॉर्मूला पूछता है तो हम लोग क्या है भाई, तो सीधे mx/n ब्रैकेट के अंदर AlO2 का होल x, SiO2 का होल y ब्रैकेट क्लोज डॉट ZH2O, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यहां जो मेटल है वो क्या है भाई, तो मेटल हम लोग का सोडियम, पोटासियम या कैल्शियम हो सकता है। यहां पर AlO2 क्या है, तो एल्यूमिना है, SiO2 क्या है, तो सिलिकेट्स है। जियोलाइट्स क्या है, तो एल्यूमिना और सिलिकेट्स को मिलाकर बनाया गया एक सॉलिड है जिसके सरफेस पर पोर्स बने रहते हैं। बोलो दिक्कत है क्या सर, आए XYZ, AlO2 की संख्या है X, Y SiO2 की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ आए, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है ये सॉलिड, नहीं तो नेचर में जब एग्जिस्ट करता है, नहीं तो हम लोग जो हैं, हम लोग के पास माइक्रोस्कोप प्रेजेंट रहते हैं, उनको तोड़ा जाता है, तोड़ के उसके एक कण में दिखाया जाता है कि एक कण में उसके जो है कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके आधार पर फॉर्म लाया जाता है। आप कुछ सोचिए, जैसे नमक का फॉर्मूला कहां से आता है, नमक NaCl कहां से आता है, तो नमक का बहुत सारा सी वाटर में पाया जाता है, पकड़ा जाता है, माइक्रोस्कोप से बड़ा किया जाता है, देखा जाता है, फॉर्मूला बताया जाता है। अब बोलो, बिल्कुल जियोलाइट जो होते हैं वो एल्यूमिनो और सिलिकेट्स के बने होते हैं, इनकी खासियत है। नहीं अगर किसी और चीज से बनेंगे तो इनका नाम बदल जाएगा, जैसे Na और Cl से कोई चीज बनता है तो उसको सोडियम क्लोराइड ना बोलेंगे भाई, नहीं अगर Mg और Cl2 से बनेगा तो उसको मैग्नीशियम क्लोराइड ना बोलेंगे। तो अगर कंपोजिशन चेंज करेगा तो नाम नहीं चेंज करेगा। यहां तो एगो देखते हैं कि फॉर्मूला सेम होता है, खाली स्ट्रक्चर चेंज होता है तो नाम चेंज होता है। नहीं नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बोलते हैं हम लोग कि नहीं, जबकि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज किया तो नाम चेंज कर गया। आप फिर में है कि सबको सर हटा के कुछ और दे दिया जाए और जियोलाइट नाम और दे के चेंज कर दिया जाए, तो जियोलाइट नाम बदल जाएगा अगर इसका फॉर्मूला आप बदल देंगे। अब बोलिए हो गया, चलिए देखा जाए। यहां से हम लोग को लिखा हुआ है जियोलाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है भाई, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दे आर माइक्रोपोरस, दे आर माइक्रोपोरस, नहीं यानी इनके सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स होते हैं, नहीं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं, नहीं और इसका जो मेन पार्टिकल है वो कौन है, सिलिकेट्स SiO2, यानी वो ज्यादा अमाउंट में होता है, एल्यूमिना कम अमाउंट में रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग AlOSi फ्रेमवर्क, यानी कि
हम लोगों को अगर देखा जाए, अगर जियोलाइट्स बनते हैं, नहीं, और अगर जियोलाइट्स में मान लो कि ये हमारा कोई से बन रहा है, कुछ ऐसा हम मान लेते हैं कि जियोलाइट्स हमारा बना, ये बना आपका, ये जो जियोलाइट्स बना, नहीं, तो इसमें अगर एक आपका अल्युमिनियम है, ये वाला गोल अगर अल्युमिनियम है, तो ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला सिलिकॉन है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसे होता है, AlOSi, फिर यहां पर Si आ गया, फिर यहां पर क्या होगा O, फिर यहां पर क्या होगा अल्युमिनियम होगा, नहीं, यानी इनका जो नेटवर्क फैला हुआ है, इनका जो एटम का अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट कैसे है ये बताया जा रहा है। नहीं, तो वो अरेंजमेंट है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नहीं, फिर ऑक्सीजन, फिर एल्युमिनियम, फिर हम लोग का सिलिकॉन। इस तरह से ये क्या होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में फैले रहते हैं, एक जाली की तरह। ध्यान रखें, जैसे मकड़ा का जाल होता है उस टाइप से ये फैले रहते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलो। दे बिकॉम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता। नहीं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ हद तक मैच करता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी के छत्ते को ध्यान से आप देखे होंगे तो उसमें भी पोर्स बने होते हैं, नहीं, तो उसकी तरह कुछ ये दिखाई देता है, ध्यान रखना है। दे आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं जियोलाइट्स, ध्यान रखना है, ठीक है। एज वेल एज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री। नहीं, इनको नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं भाई, साथ साथ इनको लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है, या अगर बृहत स्तर पे बनाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में जियोलाइट्स बनाना है, तो इंडस्ट्री में भी बनाया जाता है, इनको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हम लोग को ध्यान रहे। अगले पॉइंट पे आए। अभी जो हम लोग बात बोल रहे थे उसी बात को लिखा हुआ है कि फॉर जियोलाइट्स टू बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, फर्स्टली इट हीटेड इन वैक्यूम। ठीक है, अगर जियोलाइट को कैटलिस्ट के रूप में यूज करना है भाई, तो सबसे पहले जियोलाइट को क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम में हीट करना पड़ेगा। क्यों? सो दैट वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट, ताकि उनके पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट हैं वो निकल जाए, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इट बिकम्स पोरस। नहीं, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उनके छिद्र पूरे खाली हो जाएंगे और वो पोरस हो जाएंगे। दिक्कत है? यानी जियोलाइट को जब यूज करना है कैटलिस्ट की तरह, तो आपको क्या करना होगा, जियोलाइट को हीट करना होगा, ताकि उसके जो पोर्स में वाटर प्रेजेंट हैं वो सभी वाटर क्या हो जाए, निकल जाए, और वो क्या हो जाए, पोरस हो जाए, यानी उसके पोर्स एकदम खाली हो जाए, छिद्रयुक्त वो दिखने लगे। ध्यान रखना है, तब आप उस पर नए रिएक्टेंट को डालेंगे और वो अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। द साइज ऑफ पोर्स, जो हम लोग बात कर रहे थे, नहीं कि साइज ऑफ पोर्स क्या फिक्स होता है कि अलग अलग होता है, देखो एक रेंज में लिखा हुआ है, नहीं, साइज ऑफ पोर्स होता है 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक। नहीं, इनके पोर्स का साइज जो है वो एक नहीं है, बस 260 फिक्स कर दिए, नहीं, फिक्स नहीं है, 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक इनके पोर्स का साइज होता है, ध्यान रखना है। फिर अब ये जो पोर्स हैं इनका साइज हम लोग को मालूम चल गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये उन्हीं रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा जिन रिएक्टेंट का साइज इन होल्स के साइज के या तो बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, लिखा हुआ है। दस ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन दीज पोर्स हुज साइज इज स्मॉल एनफ टू इंटर दीज पोर्स एंड लीव इजिली। दिक्कत है? नहीं, इन पोर्स में वही रिएक्टेंट जाएंगे जिन रिएक्टेंट का साइज इन पोर्स के साइज के लगभग बराबर हो या उससे छोटा हो, और प्रोडक्ट बने तो ये आसानी से जा भी सके और आसानी से निकल भी सके, ठीक है। इट विल नॉट एब्जॉर्ब दोज मॉलिक्यूल विच आर टू बिग। ये वैसे मॉलिक्यूल को, वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना है। अदर कैटलिस्ट की तरह ये नहीं है, ये साइज देखकर ही एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि बाकी कैटलिस्ट बिना साइज देखे हुए भी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनका सतह पूरा खाली रहता है, वो सरफेस पर एब्जॉर्ब करते हैं, वो पोर्स में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। Hence, this type of catalysis are called as shape selective catalysis। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, और इनके कार्य करने की जो प्रोसेस है उसे शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं। इतना में दिक्कत है? बोलिए सर। देखिए कोई क्वेश्चन मन में, कोनो क्वेश्चन उठे तो पूछिए। हैं? जियोलाइट्स सॉल्यूशन में जियोलाइट डालना है? नहीं समझे। हम लोग सॉल्यूशन में जियोलाइट क्यों डालेंगे? जियोलाइट के ऊपर रिएक्टेंट को डालेंगे।
जियोलाइट कैटलिस्ट है, नहीं तो हम लोग उसके ऊपर रिएक्टेंट्स को डालेंगे और वो अपने पोर्स में रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और तब अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, चलिए यूजेज, जियोलाइट्स जो है इसका क्या यूज है उस यूज को भी आप देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि जियोलाइट्स आर वाइडली यूज एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन। जियोलाइट का जो यूज है वो जनरली कहां किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, नहीं हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, क्या यूज किया जाता है भाई, देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज ZSM-5। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो जियोलाइट यूज किया जाता है उसका खास नाम दिया गया है ZSM-5। ध्यान रखना, ये खास प्रकार का जियोलाइट है। जियोलाइट में ऐसा नहीं है कि जियोलाइट सिर्फ एक प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के जियोलाइट होते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी जियोलाइट हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, कुछ ऐसे जियोलाइट हैं जो बहुत काम के हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उन जियोलाइट्स में जो सबसे काम का आपका जियोलाइट है उसका एक नाम दिया गया ZSM-5। जेड का तो मतलब जियो ही लाइट होता है भाई, बाकी नाम अपने से यूज किया गया ZSM-5। अब हम लोग ZSM-5 का फुल फॉर्म अगले पेज में लिखा हुआ है, देख लेंगे। यहां देखते हैं ये क्या करता है ZSM-5, तो लिखा हुआ है इट कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। यानी जियोलाइट का उपयोग किया जाता है अल्कोहल से पेट्रोल बनाने के लिए, जियोलाइट का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, ये क्या करता है, जैसे आप पेट्रोल में क्या बोलते हो, पेट्रोल का फॉर्मूला हम लोग बोले तो C7H16 होता है, नहीं ये जो है आपका C7H16 ये क्या है, पेट्रोल। ध्यान रखना है। तो जियोलाइट जो होते हैं, जियोलाइट ये अल्कोहल को, जैसे अल्कोहल को ले लो तो C7H, या ऐसा हम ले देखो, देखो ये मान लो आपका जियोलाइट है जिसके सरफेस पे पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके पोर्स में OH वाला भाग अंदर चला जाता है और कार्बन वाला भाग ऊपर है। मान लो यहां पर है C3H 3 दूना 6 और एक 7 और एक OH आ गया। ठीक है, C3H7OH ये एक अल्कोहल है। एक और अल्कोहल हम लेते हैं, हम लोग का आ गया C4, ऊपर लिखा जाए, देखा जाए OH वाला भाग इस होल्स में रहेगा और हम लोग का अल्कोहल है C4H9। ठीक है, अब इस पोर्स में OH वाला भाग चला जाएगा। जब OH वाला भाग चला जाएगा तो ध्यान रखना है कि ये OH वाले भाग के बॉन्ड का होमोलिसिस करता है, केयर करना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग, ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। तो जब जियोलाइट इनको एब्जॉर्ब करता है तो इस बॉन्ड को तोड़ देता है, तो यहां से आपको मिलेगा C3H7। अब चलो यहां से भी OH निकल गया, क्या मिला, C4H9। इन दोनों को मिला दो, C7H16, ये क्या है, पेट्रोल। तो जियोलाइट क्या करते हैं कि जो अल्कोहल में जो वाटर वाला भाग है, वाटर वाला भाग का मतलब क्या, OH, OH वाले भाग को अलग कर देता है, नहीं, और हाइड्रोकार्बन का, ये है हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बना देता है। अब ये हाइड्रोकार्बन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पेट्रोल। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है, देखो, इट कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, ये अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग। तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब, डी मतलब हटाना और हाइड्रेटिंग का मतलब OH वाले भाग, वाटर वाले भाग को हटाना, डिहाइड्रेटिंग देम सो दैट ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। तो ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और आपका क्या बनता जाएगा, पेट्रोल। नहीं तो दिमाग में बात ये आता है कि सर तो काहे नहीं अल्कोहल से पेट्रोल बना दिया जाता है, नहीं काहे के लिए पेट्रोल के लिए इतना किल्लत हो रहा है, भाई ये और महंगा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये पेट्रोल बनाए, अल्कोहल कौन एंगल सस्ता है, अगर प्योर अल्कोहल लाया जाए, नहीं तो ये सब अल्कोहल भी सस्ते नहीं है, ये तो खुद महंगे हैं। नहीं, आप इनसे पेट्रोल बनाया जाए तो प्रोसेसिंग करने में और खर्च हो गया, तो वो उस पेट्रोल से भी जो नेचुरल प्रोसेस से मिलता है उससे भी ये महंगा हो जाएगा।
वो जो नेचुरल हम लोग को क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल, उससे पेट्रोल भी मिलता है, किरोसिन तेल भी मिलता है, उससे डीजल भी मिलता है, और भी बहुत सारा चीज मिलता है भाई उससे। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो नेचुरल चीज से आपको बहुत चीज मिलता है, लेकिन जैसे पेट्रोल मिलेगा और अगर इससे बनाएंगे तो वो जो नेचुरल पेट्रोल है उससे भी महंगा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसे मोदी सरकार में तो सब चीज ऐसे ही महंगा है। नहीं, चलिए देखा जाए, ध्यान से देखें। अब यहां पर लिखा हुआ है, देखें हम लोग, तो लिखा है JSM-5। JSM-5 का फुल फॉर्म है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है इसमें जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5। नहीं, यहां पर हम लोग को लिखा है जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5, ध्यान रखना है। ठीक है, इट्स फॉर्मूला, अब जो JSM-5 है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? तो AlO2SiO2 तो फिक्स है। नहीं, अब यहां मेरे जगह पर क्या है? हाइड्रोजन। मेटल के जगह पर क्या है? हाइड्रोजन, ध्यान रखना है। इसलिए स्पेशल हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? JSM-5। फिर क्या कहते हैं? ये बोल रहा है कि जियोलाइट का उपयोग जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। नहीं, हार्ड वाटर का मतलब समझते हैं, और सॉफ्ट वाटर नहीं। हार्ड वाटर जो पीने में कड़वा लगे वो हार्ड वाटर है। वैसे वाटर जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं उनको हार्ड वाटर कहते हैं। वैसे वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं वो हार्ड वाटर कहलाते हैं। जियोलाइट क्या करते हैं? आप जियोलाइट का पत्थर ले लो, उस वैसे पानी में डाल दो, जियोलाइट पोरस स्ट्रक्चर के होते हैं, वो सभी जो भी हार्ड बनाने वाले कंपोनेंट हैं उनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं, और उनको फिर निकाल दो, आपका पानी क्या बन जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं, तो सॉफ्ट पानी जो होता है वो पीने में मीठा लगता है। सॉफ्ट पानी जो होता है उसमें कपड़ा जल्दी साफ होता है। नहीं, हम लोग पढ़ते थे 9th-10th में सब पढ़ाया जाता था, ध्यान रखना है। आए? जानते हैं, जैसे हम लोग जब पानी पीते हैं ना तो पानी का टेस्ट कम आता है, नमक का टेस्ट ज्यादा आता है। बात समझ रहे हैं? तो जियोलाइट्स को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो आयन जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं इन कंपेरिजन टू पानी। बस में रहे, अगर कोई भी चीज आप पानी में डालते हो, पानी और नमक का सॉल्यूशन बना लो, नहीं, और पानी और नमक का सॉल्यूशन तुम बनाते हो तो उसमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी सब्सटेंस डालोगे तो नमक के कण जल्दी चिपकेंगे इन कंपेरिजन टू पानी के कण। ठीक है, चलिए, तो यही सब हम लोग को इसमें बताया गया है, और सेलेक्टिविटी जो अभी आप पढ़े वो है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बोलो, C8H18, ये हेप्टेन और ऑक्टेन, यही पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ हेप्टेन से पेट्रोल नहीं बनता है, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन ये मिलाकर उनका पेट्रोल बनता है। ठीक है, अब वही C10 जाओगे तो वो केवाइल हो जाएगा, C7H16, और वही C8H18, दोनों जब मिलते हैं तो पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं, और वही C10 जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? केवाइल, किरोसिन तेल।